नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा बैंक का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अब हम कहां पहुंच गए हैं? बैंक के चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है केंद्रीय बैंक द्वारा, मतलब केंद्रीय बैंक कैसे मुद्रा की पूर्ति कह लो या फिर साख कह लो, इस पर नियंत्रण कैसे लगाता है। नियंत्रण लगाने का मतलब उस पे कैसे उसको बढ़ाता है और कैसे उसको घटाता है। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय बैंक को ऐसा करने की जरूरत क्यों होती है, क्यों उसको मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है और क्यों उसको मुद्रा की पूर्ति को कम करना होता है। पहले इस बात को समझते हैं। तो इसके लिए आपके सामने दो डायग्राम दिख रहे होंगे आपको, देखो जरा जल्दी से। ये जो लाइन बन रही है इसे बोलते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। वेरी गुड, ये यहां भी बना दिया हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब हम एग्रीगेट डिमांड को बोलते हैं समग्र मांग, ठीक है, इसको बोलते हैं समग्र पूर्ति। क्लियर? हाँ सर क्लियर। वही चीजें यहाँ पे भी है। एडी है समग्र मांग, एस है समग्र पूर्ति। क्लियर? अब एडी बराबर है एस के, यहां भी एडी बराबर है एस के इस बिंदु पर। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, और जब एक दूसरे को कोई दो चीजें काटती है तो वहां पे वो दोनों चीजें क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो हम वैसे इसको कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? संतुलन में है। क्यों संतुलन में है? क्योंकि यहाँ पर एडी और एस दोनों के दोनों बराबर है। इसका मतलब जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति है, जितना उत्पादक बना रहा है उतना उपभोक्ता या परिवार उसे खरीद रहा है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। तो ये तो संतुलन की स्थिति है हमारे पास। ठीक, अब सपोज करो कि ऐसी स्थिति में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए मतलब मांग बढ़ जाए। तो मांग बढ़ जाए तो इस स्थिति को हम बोल देते हैं स्फीति की स्थिति। कैसी स्थिति बोल देते हैं? स्फीति की स्थिति। अगर वही यहाँ पे मांग कम हो जाए तो इसको बोल देते हैं हम क्या? अपस्फीति की स्थिति। क्या बोल देते हैं? अपस्फीति की स्थिति। क्लियर? अब देखो वो जो फर्स्ट बेंच पे बच्चा बैठा है वो कह रहा है सर ये तो बता दो समग्र मांग क्या होती है, समग्र पूर्ति क्या होती है। तो बेटा वो समग्र मांग क्या होती है, समग्र पूर्ति क्या होती है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। बस यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा रफली इसको समझ लेना है। वहां पे ना इसके बिल्कुल डीप टॉपिक्स है, मतलब डीप पढ़ेंगे उसमें, तो इसके बारे में हम वहां पे जानेंगे। आगे देखना, अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है तो इसका मतलब स्फीति की स्थिति है, मांग ज्यादा है, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो जाती है तो अपस्फीति की स्थिति है, मांग क्या है? कम है। और अगर मांग कम है तो यहाँ पे आरबीआई को क्या करना है? यहाँ पे आरबीआई को मुद्रा की पूर्ति को क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब पूर्ति को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ेगी तब तक ये वाला मांग का स्तर दोबारा ऊपर तक नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब वो आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को यहाँ पे कैसे बढ़ाएगी? यहाँ पे बढ़ाएगी कैसे? ज्यादा से ज्यादा साख देकर, मतलब साख को क्या कर कर? साख को बढ़ाकर। अगर वो साख को बढ़ा दे, उधार बढ़ा दे, तो क्या होगा? लोग ज्यादा से ज्यादा उधार लेंगे, और उधार लेंगे तो क्या होगा? मांग की स्थिति ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी वो क्या करेगा? यहाँ पे वो साख की मात्रा को कम करेगा। साख की मात्रा को क्या करेगा? कम करेगा। अब वो इसको कम और ज्यादा कैसे कर सकता है? मतलब एक बार तो जब अर्थव्यवस्था में ये कंडीशन हो जाए तो उसको मुद्रा को कम करना है, अर्थात साख को कम करना है, और जब ये वाली कंडीशन हो जाए तो उसको मुद्रा को बढ़ाना है, अर्थात साख को बढ़ाना है। अब वो कैसे कम करेगा और कैसे बढ़ाएगा? उसके लिए उसके पास ये दो उपकरण हैं, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। ठीक है, मतलब ये क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं और ये क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं। अब जो ये मात्रात्मक है, इस मात्रात्मक के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, और गुणात्मक के 1 2 3, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 पॉइंट। ठीक है, तो हम एक एक करके इन पे डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर इन दो बातों को ध्यान में रखकर करेंगे।
क्लियर हो गया? तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है रेपो दर। अब पहले हम ये समझते हैं कि रेपो दर होता क्या है। इस रेपो दर को ना दूसरे नाम से बुलाते हैं, जिसे बोलते हैं हम पुनः खरीद दर। जैसे बच्चा एक ही होता है, मम्मी किसी और नाम से बुलाती है और पापा किसी और नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम दो नाम रखे हुए हैं इसके, एक रेपो दर है, एक पुनः खरीद दर है। तो कंफ्यूज मत होना, पेपर में दोनों में से कोई सा भी पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, पहले अब हम ये समझते हैं कि ये रेपो दर होता क्या है। इधर देखना जरा ध्यान पे, एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल को ध्यान से देखना। आपको पता है यहाँ पे बीच में क्या था? यहाँ पे था सर व्यापारिक बैंक। क्या था? व्यापारिक बैंक। क्लियर? चलो दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पे क्या था? व्यापारिक बैंक था सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? आरबीआई था। और यहाँ पे कौन था? यहाँ पे थी जनता। ये समझ में आ गया होगा? यहाँ पे कौन थी? जनता। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जनता अपना पैसा यहाँ पे क्या करा के आती है? तो यहाँ पे जमा करा के आती है। इसके बदले में जो पैसा इसने यहाँ पे जमा कराया, तो व्यापारिक बैंक इसको रिवर्स में क्या देता है? व्यापारिक बैंक इसको रिवर्स में देता है ब्याज। कौन देता है? बैंक देता है। किसको देता है? जनता को देता है। ठीक है, अब अगर व्यापारिक बैंक जनता को उधार दे, हम जाते हैं ना बैंक से उधार लेने के लिए, तो बैंक हमें उधार देता है। तो बैंक हमें उधार देता है, तो हम बैंक को क्या देते हैं? हम भी बैंक को ब्याज देते हैं। देते हैं ना? हाँ ठीक है सर, देते हैं। आगे देखना, इसी तरह से जब व्यापारिक बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करके आता है, जब व्यापारिक बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करके आता है, फिर से बता रहा हूं, जब व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करके आता है, तो आरबीआई भी इसको क्या देता है? आरबीआई इसको देता है ब्याज। और जो ब्याज देता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है विपरीत रेपो दर, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। देखो ये वाला पॉइंट है हमारा, इस पे डिस्कस करेंगे अभी। समझ लेना इसको ध्यान दोबारा से, कि जब क्या होता है कि व्यापारिक बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करा के आता है, तो उसके बदले में ये इसको क्या देता है? ब्याज देता है। कौन देता है ब्याज? आरबीआई देता है इंटरेस्ट। किसको देता है? व्यापारिक बैंक को। तो जो जिस दर पर देता है, जिस रेट पर देता है, उस रेट को बोलते हैं विपरीत रेपो रेट। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, अब अगर हम ये बोले कि आरबीआई व्यापारिक बैंक को भी उधार देता है, क्या देता है? उधार देता है। तो उधार देता है, तो अब ये इसको भी तो इंटरेस्ट देता होगा ना, जैसे हमारे साथ था वही इनके साथ है। तो जब ये इसको उधार दे रहा है, आरबीआई व्यापारिक बैंक को उधार दे रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? व्यापारिक बैंक को इसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? हम इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो दर। क्या बोलते हैं? रेपो दर। क्लियर? हाँ सर क्लियर। एक बार इसको ना इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखते हैं। देखो जरा, रेपो दर वे दर होती है, रेपो दर वे दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को क्या देता है? उधार देता है। रेपो दर वे दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उस दर को हम क्या बोलते हैं? रेपो दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो दर बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब एक बार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। सपोज करो कि अभी कंडीशन हमारे इकोनॉमी के अंदर ये वाली है, ठीक है। एक एक ना एग्जाम्पल बना रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करना। अभी जो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को उधार दे रहा है ना, उसका परसेंटेज जो है, रेपो दर जो है, सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि 4% है। क्या है? 4% है। रेपो दर क्या है? 4% है। ठीक है, और रेपो दर होती क्या है? जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को क्या देता है? उधार देता है, उसको बोलते हैं हम रेपो दर। तो इसका मतलब 4% है। तो 4% है, तो जो व्यापारिक बैंक है वो आरबीआई से 5 लाख का लोन लेके आ रहा है। कितने का ला रहा है? 5 लाख का लोन लेके आ रहा है।
अब ये आगे इसी पैसे को जनता को उधार देगा, और जब ये जनता को उधार दे रहा है तो जनता को वो 6% पे दे रहा है। कितने परसेंट पे दे रहा है? 6% पे। यहाँ पे कितने परसेंट से ला रहा है? 4% से। यहाँ पे कितने परसेंट पे दे रहा है? 6% पे। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि स्फीति की स्थिति है। स्फीति की स्थिति है मतलब मांग बहुत ज्यादा है। मांग बहुत ज्यादा है का मतलब क्या हो गया? अगर मांग बहुत ज्यादा है तो आरबीआई चाहता है कि ये मांग कम हो जाए। तो इस मांग को कम करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? लोगों के पास जो मुद्रा है उसकी पूर्ति को कम करना पड़ेगा। अब वो मुद्रा की पूर्ति को कम कैसे करेगा? अगर वो इस पॉइंट का यूज करता है तो मुद्रा की पूर्ति को कम कैसे करेगा? तो वो क्या करेगा? इसका परसेंटेज 4 की जगह पर 6% कर देगा। अब क्या हुआ कि अब ये व्यापारिक बैंक आरबीआई व्यापारिक बैंक को 6% पे दे रहा है, तो क्या ये आगे 6% पर ही देगा? सोचो जल्दी से, जल्दी सोचो कि क्या आरबीआई 4% पे ला रहा था और 6% पे लोगों को दे रहा था। अब वो 6% पे ला रहा है तो क्या 6% पे देगा? देखो बच्चा क्या कह रहा है, क्या हुआ? वो कह रहा है नहीं सर, वो ना इसको बढ़ाकर देगा 8% पर। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब जब वो 4 पे ला रहा था तो 6 पे दे रहा था, अब वो 6 पे ला रहा तो कितने पे दे रहा है? 8 पर दे रहा है। अब क्या हुआ? अब जो मार्केट में ऋण था, जो उधार ले रहे थे, वो क्या हो गया? महंगा हो गया। और जब वो महंगा हो गया तो लोग क्या करेंगे? ऋण कम मांगेंगे। अगर वो महंगा हो गया तो जनता को जब वो महंगे रेटों पे मिलेगा तो जनता उधार कम लेगी, और जनता उधार कम लेगी तो जनता के पास जो कैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसके पास कैश की पावर होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। और वो कैश की पावर कम होने का मतलब क्या हो गया? जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो मांग का स्तर क्या होगा? धीरे धीरे करके नीचे आएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया? तो बोला हाँ सर क्लियर हो गया। एक बार क्विक रिवीजन करा दो। चलो ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखो रेपो दर वे दर होती है, रेपो दर वे दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। और अगर स्फीति की स्थिति हो जाए तो सर्व व्यापार जो केंद्रीय बैंक होता है वो रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है। और जब वो रेट को बढ़ा देगा तो रेट को बढ़ाने से जनता क्या करेगी? कम ऋण की मांग करेगी, और कम ऋण की मांग करेगी तो ये स्थिति क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आप बताओ कि इस स्थिति में क्या होगा? अगर ये वाली स्थिति हो मतलब मांग पहले से ही कम हो। अगर मांग पहले से ही कम है तो मांग को बढ़ाना है। मांग को बढ़ाना है मतलब लोगों के पास पैसे को बढ़ाना है। लोगों के पास पैसे को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? कि रेपो दर को क्या करना पड़ेगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ कि आरबीआई रेपो दर को क्या करेगा? बोलो भाई जल्दी बोलो, क्या करेगा? कम कर देगा। वेरी गुड। कितना कर देगा? इसने इसको 3% कर दिया। ठीक है, आरबीआई ने क्या करा? जो पहले इसको 4% पे दे रहा था अब उसको 3% पे दे रहा है। अब इसको 3% पे दे रहा है तो इसको व्यापारिक बैंक को आरबीआई से सस्ता मिल रहा है तो ये भी आगे लोगों को सस्ता देगा। अब ये कितना कर देगा? अब इसने कर दिया 5%। कितना कर दिया? 5%। अब जैसे ही इसने 5% किया तो क्या होगा? जनता पहले से ज्यादा लोन की मांग करेगी ना, क्योंकि अब उनको सस्ते रेटों पे मिल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो अब कम देना पड़ रहा है तो ज्यादा करेगी, और ज्यादा करेगी तो इनका मांग क्या होगा? धीरे धीरे करके, क्योंकि वो ज्यादा लोन लेगी तो उनके पास ज्यादा कैश आएगा। ज्यादा कैश आएगा तो धीरे धीरे करके मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और वो कहां पहुंच जाएगी? संतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। बस एक डाउट है मेरे पास। बोला क्या डाउट है मेरे पास? सर एक बार थोड़ा सा ना दोबारा से क्विक रिवीजन करा दो। चलो ठीक है, अब की बार क्विक रिवीजन यहां से देखते हैं। कहां से देखते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। रेपो दर वे दर होती है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। अब सर मुझे ये बताओ कि आपने यहाँ पे अल्पकालीन वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ना एक बार जरा ध्यान से देखना। देखो इसके बाद अगला पॉइंट है बैंक दर। क्या है? बैंक दर। ठीक है, तो बैंक दर भी उसी को कहते हैं जिसे रेपो दर कहते हैं। जैसी रेपो दर होती है वैसी ही बैंक दर भी होती है, पर इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है ना अल्पकालीन, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है? रेपो दर। तो वहां पे क्या लिख देंगे? वहां पे लिख देंगे दीर्घकालीन। क्या लिख देंगे? दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है सर? ये तो बता दो।
दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबा समय। इकोनॉमिक्स के अंदर, ध्यान से मैं फिर से बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स के अंदर कभी भी अल्पकाल को किसी भी टाइम पीरियड में नहीं बांधते। क्या करते हैं? अल्पकाल वह टाइम होता है जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, दीर्घकाल वह टाइम होता है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। आप ये नहीं कहोगे कि सर 4 साल दीर्घकाल होगा, क्योंकि हम इसको किसी टाइम पीरियड में नहीं बांध सकते इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर? शॉर्ट टाइम का मतलब जिसके अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लॉन्ग टाइम का मतलब जिसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से आते हैं। रेपो दर वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई क्या करता है? व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, मतलब थोड़े समय के लिए ऋण देता है। अगर स्फीति की स्थिति हो जाए, ये वाली स्थिति हो जाए, तो देखना मुद्रास्फीति के दौरान रेपो दर में क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। की थी ना यहाँ पे रेपो दर में वृद्धि? हाँ सर की थी, वृद्धि करता है। इसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंक ब्याज की बाजार दर में वृद्धि करता है। ब्याज की बाजार दर क्या होती है? इसका मतलब जिस दर पर व्यापारिक बैंक पहले दे रहा था, अब उस दर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। क्लियर हो गया? ठीक है। व्यापारिक बैंक ब्याज की बाजार दर में वृद्धि करते हैं, साख महंगे हो जाते हैं। हो गए ना उधार महंगे हो जाते हैं, साख की मांग में कमी होती है। साख की मांग में क्या होती है? कमी होती है। हो गई ना कमी, क्योंकि महंगा हो जाएगा तो क्या होगा? लोग कम लेंगे। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं अपस्फीति के दौरान, मतलब ये वाली कंडीशन देखो जल्दी से। अपस्फीति के दौरान आरबीआई रेपो दर में कमी करता है। क्या करता है? रेपो दर में कमी कर देता है। कर दी थी ना उसमें कमी, 4 से 3 कर दिया था। हाँ सर कर दी थी। रेपो दर में कमी करता है। इसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंक ब्याज की बाजार दर में कमी करता है। कर दिया था उसने 6 से कहां पे आ गया था? 5 पे आ गया था। ठीक है। क्या करता है? ब्याज की बाजार दर में कमी करता है, साख सस्ते हो जाते हैं। हो गए थे सस्ते, पहले 6 के थे, अब 5 के हो गए। अब क्या होगा? साख की मांग में वृद्धि होती है, उधार क्या होता है? बढ़ जाता है। उधार बढ़ जाता है तो क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। मे बी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आपको क्या करना है? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको क्या करना है? बोलो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है? चलो, ये तो आपको समझ में आ गया कि रेपो दर क्या थी। फिर से बताते हैं क्विकली। रेपो दर वे दर थी जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन उधार देता है। ठीक है सर? हाँ समझ में आ गया। अब देखो, अगर ये बैंक दर वाला पॉइंट पूछ ले कि बैंक दर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे से एक वर्ड हटा देना है। क्या कर देना है? यहाँ पे लिख देना है दीर्घकालीन। अल्पकाल की जगह पे क्या आ जाएगा? दीर्घकालीन आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। बैंक दर को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बट्टा दर। किस नाम से जानते हैं? बट्टा दर। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू बैंक दर कि इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखेंगे। लिखेंगे देखो, बैंक दर वे दर होती है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। उसमें शॉर्ट टाइम के लिए देता था, किसमें? रेपो दर में। और बैंक दर में लॉन्ग टाइम के लिए है। मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दर, जहां पे रेपो दर लिखा है, यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको रेपो दर को हटा देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे? बैंक दर में वृद्धि करता है। इसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंक ब्याज की बाजार दर में वृद्धि करता है, साख महंगे हो जाते हैं और साख की मांग में क्या होती है? कमी होती है। और अपस्फीति के दौरान आरबीआई फिर से रेपो को हटा देंगे, क्या लगा देंगे? बैंक दर में कमी करता है। इसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंक ब्याज की बाजार दर में कमी करते हैं, साख सस्ता हो जाता है और साख की मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से घर पे आके पढ़ना आराम से। बट्टा दर समझ में आ गया होगा कि बैंक दर को ही बट्टा दर कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर पेपर में डिफरेंस आ जाए, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए, तो सबसे पहले तो रेपो दर की डेफिनेशन की, इसमें अल्पकालीन ऋण होता है और इसमें दीर्घकालीन ऋण होता है। क्लियर हो गया सर? हाँ क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है? इसका दूसरा नाम पुनः खरीद दर भी होता है और इसका दूसरा नाम बट्टा दर भी होता है। बाकी इसके बारे में डीप पे डिस्कस हम आगे की क्लास में करेंगे। अभी हम देखते हैं अपना विपरीत रेपो दर। क्या देखते हैं? विपरीत रेपो दर। अब विपरीत रेपो दर क्या होता है? देखो मैंने यहाँ बता दिया था। क्या बता दिया था? कि व्यापारिक बैंक जब अपने अधिक के कोषों को, इसका मतलब जब व्यापारिक बैंक के पास कुछ पैसा होता है
तो वो क्या करता है, अपने पैसे को यहाँ जमा करा के आता है। कैसे और क्यों? जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम कहाँ जमा करा के आते हैं? बैंक में करा के आते हैं सर। बैंक में करा के आते हैं ना? हाँ सर, करा के आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब कुछ पैसा व्यापारिक बैंक के पास बच जाता है तो व्यापारिक बैंक क्या करता है, अपने पैसे को, क्योंकि उसका अकाउंट यहाँ पे है, तो उस पैसे को यहाँ जमा करा के आ जाता है, क्योंकि हम जमा करा के आते हैं व्यापारिक बैंक में। और जब हम व्यापारिक बैंक में जमा करा के आते हैं तो व्यापारिक बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, हाँ सर देता है। तो इसी तरह से जब व्यापारिक बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा करा के आता है तो आरबीआई भी उसको इंटरेस्ट देता है, जिसको हम बोलते हैं विपरीत रेपो दर। क्लियर? अब ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है कि अगर ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति, तो क्या करना है। अब एक बार दोबारा से समझते हैं। सपोज करो, पहली कंडीशन बना रहे हैं, सपोज करो कि अभी जब व्यापारिक बैंक अपने अधिक कोषों को आरबीआई के पास जमा करके आता है तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट दे रहा है। कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 2%। कितना दे रहा है? 2%। ठीक है, इसका मतलब आरबीआई उसको 2% इंटरेस्ट दे रहा है। और 2% इंटरेस्ट जब आरबीआई उसको दे रहा है तो व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास 2% इंटरेस्ट पर कितना पैसा जमा करा के आ रहा है? 5 लाख, या 5 लाख रहने दो, 2 लाख रुपए जमा करा के आ रहा है। कितना जमा करा के आ रहा है? 2 लाख रुपए। जब आरबीआई उसको इंटरेस्ट दे रहा है तो कितने पैसे जमा करा के आ रहा है? 2 लाख रुपए जमा करा के आ रहा है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब देखो ये वाली स्थिति है, कौन सी स्थिति है? ये वाली स्थिति है। ठीक है, तो अगर ये वाली स्थिति है तो आरबीआई क्या चाहता है? आरबीआई चाहता है कि व्यापारिक बैंक जनता को पैसा कम दे, तो वो क्या करता है, वो जो ये 2% वाली दर है ना, इसको बढ़ा के कितना कर देता है? 3% कर देता है। अब क्या होगा, जब व्यापारिक बैंक को ये ज्यादा इंटरेस्ट देगा तो व्यापारिक बैंक क्या करेगा? जनता को पैसा ना देकर कहां जमा करा के आ जाएगा? आरबीआई के पास जमा करा के आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो एक बार फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखो विपरीत रेपो दर क्या होती है? विपरीत रेपो दर वह दर होती है जिस दर पर क्या होता है? जिस दर पर क्या होता है? जिस दर पर व्यापारिक बैंक अपने अधिक के कोषों को आरबीआई के पास रखकर आता है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। जब ये इसको यहाँ पे रखकर आता है तो इसको इंटरेस्ट दे रहा था कितना? 2%। अगर ये वाली स्थिति हो जाए तो मतलब अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर बहुत ज्यादा है, उसे कम करना है, तो क्या करेगा? आरबीआई इस दर को बढ़ा देगा। बढ़ा देगा ना? हाँ बढ़ा देगा। इससे क्या होगा? व्यापारिक बैंक अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे को आरबीआई के पास रखकर आएगा और लोगों को कम देगा। और अगर ये वाली स्थिति हो तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा? वो इस दर को 2% की जगह पर क्या कर देगा? 1% कर देगा। और जब वो 1% कर देगा तो 1% करने से क्या होगा? व्यापारिक बैंक को कम इंटरेस्ट मिल रहा है आरबीआई से, तो वो क्या करेगा? इसके पास कम रख कर आएगा, और कम रख कर आएगा तो ज्यादा पैसा किसको उधार देगा? जनता को देगा। और जनता की क्रय शक्ति क्या होगी? धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। एक बार इसको ना थ्योरेटिकल देखते हैं। देखो विपरीत रेपो दर वह दर होती है, कौन सी दर होती है? विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर वह दर होती है जिस पर व्यापारिक बैंकों को अपने अधिक के कोषों को, मतलब व्यापारिक बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया, आरबीआई के पास रखने की अनुमति होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति में, इसका मतलब इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में विपरीत रेपो दर में वृद्धि की जाती है। विपरीत रेपो दर को बढ़ा दिया था, हाँ सर बढ़ा दिया था, जिसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंक को अपनी अतिरिक्त जमा को आरबीआई में जमा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये बढ़ गया तो जो व्यापारिक बैंक थे वो सोचेंगे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ जमा करा के आए? ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई में जमा करा के आए। तो उसके लिए वो क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे कि अब हम ना लोगों को पैसा ना देकर कहाँ जमा करा के आते हैं? आरबीआई में जमा करा के आते हैं। ठीक है, होंगे, तथा उनके ऋण क्या होंगे? ऋण की क्षमता में क्या होगी? कमी होती है। ऋण की क्षमता में क्या होती है? कमी होती है। क्लियर हो गया? हाँ, क्योंकि उन्होंने पैसा तो कहाँ दे दिया? उन्होंने पैसा तो आरबीआई के पास दे दिया, तो जनता को देने के लिए तो उनके पास पैसा नहीं बचा। ठीक है, तो और कम मात्रा में साख का प्रभाव होगा। प्रभाव का मतलब अब अर्थव्यवस्था में क्या होगा? कम मात्रा में साख आएगा। क्यों कम मात्रा में साख आएगा? क्योंकि व्यापारिक बैंक को पहले से ज्यादा इंटरेस्ट आरबीआई दे रहा है, तो वो क्या करेगा? आरबीआई के पास अपने पैसे को जमा
कर जाएगा। और अगर ये वाली स्थिति होती तो, अगर अविस्फीति की स्थिति होती तो देखो कैसे लिखते, यहीं से लिखते, कैसे लिखते, मुद्रास्फीति की जगह पर लिखते अविस्फीति की स्थिति में विपरीत रेपो दर में क्या करेंगे, यहाँ पे बोलो बोलो जल्दी से बताओ क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम जा रहा है, यहाँ पे वृद्धि की जगह पर क्या कर देंगे, कमी कर देंगे सर, ठीक है। अविस्फीति की स्थिति में विपरीत रेपो दर में कमी की जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंक अपनी अतिरिक्त जमा को आरबीआई में जमा करने के लिए प्रोत्साहित की जगह पर क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी से, प्रोत्साहित की जगह पर क्या लिखेंगे, प्रोत्साहित की जगह पर लिखेंगे हतोत्साहित, हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब होता है कमी होना, ठीक है, हतोत्साहित होंगे तथा उनकी ऋण की क्षमता में कमी होती है, मतलब क्या होता है, वो कम मात्रा की जगह पर लिखेंगे उनके ऋण की क्षमता में कमी की जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा वृद्धि होती है, क्या होती है, कमी की जगह पर वृद्धि होती है, ठीक है। अब स्थिति की बात कर रहे हैं, वृद्धि होती है और अधिक मात्रा में साख का प्रभाव होता है, यहाँ पे कम की जगह पर क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। एक लास्ट जाते जाते अपनी क्विक रिवीजन करते हैं। रेपो दर क्या होती है, वे दर होती है जिस दर पर क्या होता है, जल्दी से बताओ, सोचो 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 जल्दी से बताओ, रेपो दर वे दर होती है जिस दर पर क्या होता है, जिस दर पर बताओ जल्दी से भाई, सोचो क्या होता है, रेपो दर वे दर होती है जिस दर पर आरबीआई क्या होता है, व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। क्लियर हो गया, हाँ सर, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। और विपरीत रेपो दर क्या होती है, वे दर होती है जिस दर पर व्यापारिक बैंक अपने अधिक के कोषों को कहाँ रख के आते हैं, आरबीआई के पास रख के आते हैं। एक बार दोबारा से सेल्फ स्टडी करना, और अगर कोई डाउट हो तो क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया, चलो थैंक यू।